हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कुलदीप शर्मा राजस्थान के इतिहास व कला संस्कृति की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति के जो टॉपिक हैं वो एक एक करके आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और शुरुआत हम करेंगे दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति से, राजस्थान की कल्चर से। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान का कला और साहित्य जब हम पढ़ते हैं, राजस्थान की कल्चर जब हम पढ़ते हैं, तो कई प्रकार के वर्तमान दौर की प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनके बारे में किताबी ज्ञान के साथ साथ में व्यवहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। किताबी ज्ञान तो होना ही है, लेकिन साथ में जो ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण संस्कृति है, ग्रामीण वातावरण है, उसका भी ज्ञान आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए, ताकि आराम से बड़ी सहजता और सरलता के साथ आप उन टॉपिकों को पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। तो दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ना शुरू करते हैं वो आज शुरू करेंगे सबसे पहले राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी कल्चर का पहला टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे अपन। और शुरुआत करते हैं राजस्थानी साहित्य से। अंग्रेजी में बात करें तो बोलेंगे लिटरेचर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का साहित्य, राजस्थानी साहित्य। किस तरीके से प्रश्न आते हैं, किन किन विशेषताओं के साथ आते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, जब भी राजस्थान का साहित्य पढ़ते हैं तो तीन चीज़ें पढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे कठिन टॉपिक है राजस्थान के कल्चर का। जब भी राजस्थान का साहित्य पढ़ेंगे तो कितनी विशेष चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, इसमें तीन चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन सी तीन चीज़ें पढ़ेंगे, कौन कौन सी विशेष बातों के साथ में पढ़ेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी साहित्य की बात करते हैं तो तीन चीज़ें विशेष तौर पर हम पढ़ते हैं। तीन चीज़ें विशेष तौर पर परीक्षा में पूछी जाती है। एक तो प्रश्न आता है सबसे पहले भाषा का। साहित्य की बात होगी तो निश्चित रूप से किसकी बात होगी, भाषा की। तो पहला प्रश्न जो आता है वो आता है भाषा से जुड़ा हुआ। दूसरा प्रश्न आता है अपना बोलियों से जुड़ा हुआ, बोलियाँ। दूसरा प्रश्न किसका आएगा, बोलियों का, बोलियाँ। और तीसरा प्रश्न आता है रचनाओं का। कभी कभी किसी रचना का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि बताओ इसके रचनाकार कौन है। तो ध्यान रखना है कि राजस्थानी साहित्य में हम जो पढ़ेंगे वो कितने तरीके के प्रश्न पढ़ेंगे, तीन तरीके के प्रश्न हैं। सबसे पहले भाषा की बात करेंगे, उसके बाद बोलियों की बात करेंगे और उसके बाद रचनाओं की बात करेंगे। कठिन टॉपिक है, ढंग से समझना है। हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पढ़े जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं किस तरीके के प्रश्न हैं, क्या क्या बात है। तो देखिए विद्वानों, अगला जो पोर्शन अपन पढ़ना शुरू करते हैं वो पोर्शन पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। बहुत तरीके से समझना और ध्यान देना। सबसे पहले पढ़ रहे हैं दोस्तों राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किन किन भाषाओं में से हुई है, किन किन साहित्यिक ग्रंथों में से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है, क्रम क्या रहा है, उसके बारे में अपन चर्चा करना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। और राजस्थानी भाषा की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे भारत के इतिहास की, भारत के साहित्य की, भारतीय भाषा के बारे में। शुरू से शुरू करते हैं इसको पढ़ना, ध्यान दीजिएगा। देखो विद्वानों, आप सबको पता है कि साहब प्राचीन भारत में आर्य जाति निवास करती थी। कौन सी जाति निवास करती थी, आर्य। और इसी कारण से प्राचीन भारत को कहा जाता था आर्यावर्त। क्या कहा जाता था, आर्यावर्त। प्राचीन भारत में आर्य निवास करते थे और आर्यों के रहने की वजह से भारत को क्या कहा गया, आर्यावर्त कहा गया। और आर्यों के द्वारा पहली बार साहित्य जिस भाषा में लिखा गया वो भाषा निकल के आई दोस्तों, जो सबसे पहली भाषा है, और वो भाषा निकल के आई आर्य भाषा। कौन सी भाषा निकल के आई, आर्य भाषा। बहुत तल्लीनता से सुनना है, कठिन टॉपिक है, लेकिन ध्यान देते हुए समझोगे तो आराम से समझ में आएगा। साहित्य की अगर बात करें तो प्राचीन भारत का नाम आर्यावर्त था, क्योंकि आर्य निवास करते थे।
और आर्यों के द्वारा साहित्य जिस भाषा में लिखा गया वो कौन सी भाषा थी? आर्य भाषा। ठीक है, आर्य भाषा में से एक भाषा निकली जिसका नाम था वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत निकली साहब? वैदिक संस्कृत। आर्य भाषा में से एक भाषा निकली और उसका क्या नाम था? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का मतलब वह संस्कृत जिसका उल्लेख केवल वेदों में किया गया है, वो संस्कृत क्या कहलाती है? वैदिक संस्कृत। तो आर्यों के द्वारा साहित्य लिखा गया आर्य भाषा में, आर्य भाषा में से एक भाषा निकली वैदिक संस्कृत। आगे जाके कालांतर में इस वैदिक संस्कृत के दो टुकड़े हुए साहब। आगे जाके कालांतर में वैदिक संस्कृत के कितने टुकड़े हुए? दो टुकड़े हुए। पहला जो टुकड़ा निकल के आया वैदिक संस्कृत में से वो तो निकला प्राकृत। कौन सी भाषा निकली? प्राकृत। और आपने पढ़ा होगा कि इसी प्राकृत को जैन ग्रंथों में कहते हैं पाली। इसी प्राकृत भाषा को जैन ग्रंथों में क्या कहा जाता है? पाली कहा जाता है। तो वैदिक संस्कृत में एक कौन सी भाषा निकली? प्राकृत। और इसी प्राकृत को जैन ग्रंथों में क्या कहेंगे? पाली। और दूसरी भाषा निकली संस्कृत या लौकिक संस्कृत। संस्कृत या लौकिक संस्कृत, आम बोलचाल की जो संस्कृत है, जो सामान्य संस्कृत हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत कितने भागों में बटी? दो। एक तो प्राकृत और एक सामान्य संस्कृत या लौकिक संस्कृत। और ध्यान रखना है कि प्राकृत को जैन ग्रंथों में क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। इसके बाद प्राकृत में से एक भाषा निकली जिसका नाम था शोरसेनी। शोरसेनी अपभ्रंश। या अगर शुरू में बात करें हम, अगर शुरू में बात करें तो एक भाषा निकल गई जिसका नाम था शोरसेनी प्राकृत। वैसे प्राकृत के 7 टुकड़े हुए हैं विद्वानों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि समझने के दृष्टिकोण के हिसाब से अपने को केवल राजस्थानी भाषा तक पहुंचना है। तो जो डायग्राम अपने को राजस्थानी भाषा तक लेके जाएगा, केवल उसी डायग्राम को अपने को पढ़ना है, उसी डायग्राम को समझना है। तो प्राकृत का एक टुकड़ा है कौन सा? शोरसेनी प्राकृत। किसे कहते हैं? एक थोड़ा सा अगले डायग्राम पे चल के मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो विद्वानों, ये हमारा राजस्थान, ढंग से समझना क्या चक्कर है। ये हमारा राजस्थान, राजस्थान के बीचों बीच में से कौन सी पर्वतमाला गुजरती है? अरावली पर्वतमाला। अब अगर हम बात करें तो बात पहली आएगी कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ ये वाला जो क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा गया था गुजरात्रा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहा गया? गुजरात्रा क्षेत्र। पश्चिमी राजस्थान का वह भाग जो अरावली पर्वतमाला के पास में स्थित है, उसे प्राचीन काल में क्या कहा गया? गुजरात्रा क्षेत्र कहा गया। और दोस्तों, अगर आपने भारत के इतिहास में कभी जनपद पढ़े हो तो आपने देखा होगा कि भारत से इधर बाहर की तरफ एक जनपद था सूरसेन जनपद। कौन सा जनपद था? सूरसेन। और इस सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। यहाँ पे राजस्थान में एक जनपद था मत्स्य जनपद, और मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। कौन सी राजधानी थी? विराटनगर। तो जब प्राचीन काल में भारत में जनपदकालीन व्यवस्थाएं चल रही थी तो उस समय एक जनपद हुआ करता था सूरसेन जनपद। इसी सूरसेन जनपद की एक भाषा थी और उस भाषा का नाम था शोरसेनी। कौन सी भाषा थी? शोरसेनी। और विद्वानों ने यही पढ़ा है कि ये शोरसेनी जो भाषा निकली है ये प्राकृत में से निकली है। शोरसेनी भाषा सूरसेन जनपद की भाषा है, और ये जो शोरसेनी है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? प्राकृत से। तो नाम हो गया शोरसेनी प्राकृत। यानी कि सूरसेन जनपद की जो भाषा थी उसे शोरसेनी कहा गया। प्राकृत की उपबोली है, प्राकृत की उपभाषा है, तो प्राकृत शब्द जोड़ा गया। तो प्राकृत में से कौन सी निकली थी? शोरसेनी प्राकृत। आगे जाके कालांतर में ये जो शोरसेनी प्राकृत है ये आगे जाके विद्वानों 2 भागों में बटी। कितने भागों में बटी? ये 2 भागों में बटी साहब, ठीक है।
एक तो इसमें से निकली गुर्जर अपभ्रंश, एक भाषा कौन सी निकली इसमें से? गुर्जर अपभ्रंश। और दूसरी जो भाषा निकली इसमें से वो निकली शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश। पहली जो भाषा निकली वो तो निकली गुर्जर अपभ्रंश, और दूसरी जो भाषा निकली वो निकली विद्वानों शोरसेनी अपभ्रंश। और ध्यान रखना है कि आगे जाके एक बात विशेष तौर पर मैं बता दूं, क्या एक शब्द आप पढ़ रहे हो नया, अपभ्रंश, एक शब्द कौन सा पढ़ रहे हो? अपभ्रंश। इसका मतलब क्या होता है? तो समझ लो, जहाँ भी अपभ्रंश आ जाए उस अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश का मतलब क्या है? बिगड़ा हुआ रूप। जहाँ भी अपभ्रंश आ जाए वहाँ समझ लो अपभ्रंश का मतलब क्या है? बिगड़ा हुआ रूप। ध्यान से समझना। यहाँ लिखा हुआ है गुर्जर अपभ्रंश। वापस पुराने पिछले डायग्राम पे आओ, देखो मैंने आपको बताया था विद्वानों कि पश्चिमी राजस्थान का वो क्षेत्र जो अरावली पर्वतमाला के पास में है, इसे महाभारत काल में क्या कहा गया? गुजरात्रा क्षेत्र। और इसी गुजरात्रा क्षेत्र की भाषा कौन सी थी? गुर्जर। और अपभ्रंश किसे कहते हैं? तो जब भी किसी भाषा का रूप बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है, तो उसके अपभ्रंश के रूप में उसको व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है। और ध्यान रखना है विद्वानों, ध्यान इस बात का विशेष रखना है आपको कि जब भी किसी भाषा का रूप बिगड़ गया, जब भी किसी भाषा का रूप कमजोर पड़ गया, जब भी किसी भाषा का रूप विकृत हो गया, तो समझ लो कि उस भाषा के तो पतन का समय है और किसी नई भाषा के शुरुआत का समय आरंभ होने वाला है, किसी नई भाषा का आगाज होने वाला है। क्योंकि जिसका रूप बिगड़ जाता है उसका पतन निश्चित होता है। तो ये समझ लो, जिसके नाम के आगे अपभ्रंश लग गया उस भाषा का स्वरूप बिगड़ चुका है, और स्वरूप बिगड़ चुका है और स्वरूप अगर बिगड़ चुका है तो समझ लो उसका पतन निश्चित है और किसी नई भाषा के विकास का समय शुरू होने वाला है। तो देखो, जब गुर्जर भाषा का रूप बिगड़ा तो नाम हो गया गुर्जर अपभ्रंश, और जब इसका रूप बिगड़ा तो इसमें से एक भाषा निकली जिसका नाम था राजस्थानी। कौन सी भाषा निकली? राजस्थानी। ठीक है। और जब शोरसेनी भाषा का रूप बिगड़ा, शोरसेनी का जब अपभ्रंश हुआ, तो आगे जाके इसमें से निकली है हिंदी। कौन सी निकली है? हिंदी। तो ध्यान रहे विद्वानों, प्रश्न सीधा सीधा आएगा कि बताइए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मूलतः किस भाषा से मानी जाती है? तो गुर्जर अपभ्रंश से। गुर्जर अपभ्रंश ऑप्शन में नहीं आएगा तो शोरसेनी प्राकृत से, दोनों ही नहीं आएंगे तो प्राकृत से, तीनों ही नहीं आएंगे तो वैदिक संस्कृत से, चारों ही नहीं आएंगे तो आर्य भाषा से। यानी कि इस क्रम में टिक करते हुए जाना है आपको इसको। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बढ़ाना शुरू किया। भारत में पहली बार जिस भाषा में साहित्य लिखा गया, जिस भाषा का विकास हुआ, वो कौन सी थी? आर्य भाषा। आर्य भाषा में से निकली वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के दो टुकड़े हुए, एक तो प्राकृत और एक संस्कृत। प्राकृत को जैन ग्रंथों में कहते हैं पाली। जैसे आप पढ़ते हो ना अशोक के शिलालेखों की भाषा, तो कौन सी थी? प्राकृत। प्राकृत को क्या कहते हैं? पाली। जबकि इधर संस्कृत, इसी को लौकिक संस्कृत कहते हैं। प्राकृत में से एक भाषा निकली शोरसेनी प्राकृत। ये शोरसेनी प्राकृत आगे जाके दो टुकड़ों में बटी, एक तो गुर्जर अपभ्रंश, एक शोरसेनी अपभ्रंश। और अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। किसी भी शब्द के आगे अगर अपभ्रंश लग गया तो समझ लो उस भाषा का रूप बिगड़ चुका है, उस भाषा के पतन का समय है, और किसी भी नई भाषा के उत्थान का या शुरुआत का दौर शुरू होने वाला है। और जब गुर्जर भाषा का अपभ्रंश हुआ, गुर्जर भाषा का रूप बिगड़ा, तो इसमें से निकली राजस्थानी। और शोरसेनी भाषा का रूप बिगड़ा तो इसमें से कौन सी निकली? हिंदी। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मूलतः किस भाषा से हुई है? तो गुर्जर अपभ्रंश से। गुर्जर अपभ्रंश नहीं आएगा तो शोरसेनी प्राकृत से। ये प्रश्न पटवारी में पूछा गया था पिछली बार, तो ध्यान में रखना, ये डायग्राम आपको विशेष तरीके से समझना है। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को लेकर जो मैटर था वो क्लियर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। राजस्थान का साहित्य अगर आपको समझना है तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है
जिनके बारे में आपको समझना ही पड़ेगा, जिनके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न आता है, ढंग से समझना, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और वो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन कौन से हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आ जाए कि बताइए, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थानी भाषा दिवस जो मनाते हैं, ये मनाते हैं 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ध्यान देना, कुछ प्रश्न और महत्वपूर्ण जो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे राजस्थानी भाषा दिवस तो 21 फरवरी को मना लिया, लेकिन आपसे पूछ लें कि बताओ राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, तो विद्वानों राजस्थान दिवस जो मनाते हैं, ये मनाते हैं 30 मार्च को। कब मनाते हैं? 30 मार्च। प्रश्न आ जाए कि बताओ विद्वानों राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? ये 1 नवंबर को। तो 3 प्रश्न आ गए। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को, राजस्थान दिवस 30 मार्च को, और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाते हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक की? दूसरा प्रश्न आता है विद्वानों, वो भी ध्यान से समझो कि साहब ये जो राजस्थान की आप बात कर रहे हो, इनसे जुड़े हुए कई प्रश्न आते हैं कई प्रतियोगी परीक्षाओं में। राजस्थानी भाषा दिवस कब? तो 21 फरवरी, राजस्थान दिवस 30 मार्च, और राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। लेकिन फिर भी कई प्रश्न आते हैं। इससे पहला प्रश्न आ गया कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये प्रश्न आता है सामान्य सा कि बताओ राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार किस व्यक्ति ने किया था? तो आप सब जानते हो कि साहब ये किया था कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। लेकिन प्रश्न घुमा के पूछ ले कि बताओ राजस्थानी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? राजस्थान की जगह क्या दे दे? राजस्थानी। और प्रश्न आ जाए कि राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तब उत्तर कर्नल टोड नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तब उत्तर कर्नल टोड नहीं आएगा। और अगर पूछ ले कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, तो उत्तर कर्नल टोड नहीं आता है। तब उत्तर आता है दोस्तों डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, विशेष तरीके से समझना है। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार कर्नल टोड ने किया, जबकि राजस्थानी शब्द का प्रयोग पहली बार जो किया वो किसने किया? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। बात क्लियर हो गई यहाँ तक की? फिर अगला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न ही आएगा कि साहब बताओ राजस्थान के लिए, ध्यान से समझना, एक शब्द आता है कि बताओ राजस्थानी या राजस्थान द्वितीयम शब्द का प्रयोग, राजस्थान द्वितीयम शब्द का उल्लेख पहली बार कहाँ से मिलता है? कि राजस्थान के लिए एक शब्द का मिला गया था राजस्थान द्वितीयम, और राजस्थान द्वितीयम शब्द का उल्लेख पहली बार कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर आता है एक शिलालेख है, बसंतीगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बसंतीगढ़ शिलालेख, और यह है सिरोही में। और इस बसंतीगढ़ शिलालेख में पहली बार राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? राजस्थानी द्वितीयम। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान देने वाले हैं, ध्यान से समझ लेना। प्रश्न आ जाए कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? तो 21 फरवरी को।
लेकिन राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? तो 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 1 नवंबर को। इसके अलावा 3 प्रश्न हैं जो बार बार काम में आएंगे कि राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो कर्नल जेम्स टोड ने किया 1829 में 19वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। प्रश्न आ जाएगी राजस्थानी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। और प्रश्न आ जाएगी राजस्थानी द्वितीयम शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए पहली बार किस अभिलेख में, किस शिलालेख में किया गया? तो उत्तर क्या आएगा? बसंतीगढ़ अभिलेख में या बसंतीगढ़ शिलालेख में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे की। तो कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो ये आता है, ढंग से सुन लेना। दूसरे नंबर का जो प्रश्न आता है वो ये आता है और ये पूछा जाएगा कि राजस्थानी साहित्य पढ़ रहे हैं, कठिन टॉपिक है, ढंग से समझोगे तो एक एक बात समझ में आएगी। सबसे पहले प्रारंभिक परिचर्चा कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न ये आएगा दूसरा कि बताओ राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? राजस्थानी भाषा की कौन सी लिपि है? राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? 90% लोग बोलेंगे देवनागरी। 90% लोग क्या बोलेंगे? देवनागरी। गलत है। राजस्थानी भाषा की लिपि अगर पूछेगा तो लिपि है मुंडिया, इसी का दूसरा नाम है महाजनी और इसी का तीसरा नाम है बनियानवी। क्या नाम है इसका? बनियानवी। राजस्थानी भाषा की जो लिपि है उसका नाम है मुंडिया, उसी का नाम है महाजनी और उसी का नाम है बनियानवी। अब पहला प्रश्न बहुत तरीके से समझाऊंगा, आराम सुनना। लिपि का काम क्या होता है? तो किसी भी भाषा को व्यवस्थित तरीके से लिखने का क्रम जो प्रदान करती है, लिखने का जो तरीका बताती है, वो कौन बताती है? लिपि। जैसे हम हिंदी भाषा में पहला अक्षर यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ तक लिखते हैं, फिर दूसरी लाइन यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ तक लिखते हैं। तो ये जो हिंदी भाषा को लिखने की लिपि है, यह है देवनागरी लिपि। जैसे आपने कभी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है तो वहाँ की लिपि थी बेक्ट्रोफेडस, वहाँ की लिपि थी सर्पाकार, वहाँ की लिपि थी सिंधु लिपि। तो वहाँ अक्षर कैसे लिखे हुए थे? जैसे यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ ख़त्म हो रहे हैं, तो अगली लाइन फिर इधर से शुरू होगी, यहाँ ख़त्म होगी, फिर अगली लाइन यहाँ से शुरू होगी, यहाँ ख़त्म होगी। तो ये घूमते जा रहे हैं, सर्प के जैसा लग रहा है, तो लिपि कौन सी हो गई? सर्पाकार। तो लाइन को ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, ये जो सारे सांकेतिक बातें बताती है, ये जो सारी प्रणाली बताती है, ये कौन बताती है? अपने को लिपि बताती है। तो विद्वानों ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि लिपि का काम होता है शब्दों को लिखने का तरीका बताना। तो राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? मुंडिया, महाजनी, बनियानवी। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न आएगा इम्पोर्टेंट, वो ये आएगा कि राजस्थानी भाषा की जो लिपि है, इस लिपि का जन्मदाता कौन है? तो इस लिपि का जन्मदाता है टोडरमल। राजस्थानी भाषा की ये जो लिपि है, इस लिपि का जन्मदाता कौन है विद्वानों? टोडरमल है साहब। और टोडरमल कौन था? तो अकबर का भू राजस्व अधिकारी, जिसने 1580 में भू राजस्व व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए कृषि भूमि को 4 भागों में बांटा था, जिसको आयन ए देसाल या आयन ए पद्धति कहते हैं। और कृषि भूमि को जिन 4 भागों में बांटा उनमें पोलज, परती, चच्चर, बंजर। तो ध्यान रखना, ये टोडरमल जो था अकबर का भू राजस्व अधिकारी था, और राजस्थानी लिपि शुरू करने का श्रेय इसी टोडरमल को मिलता है। ध्यान ये भी रखना कि ये जो राजस्थानी भाषा की लिपि है, इसकी विशेषता है कि ये लिपि लकीर घसीट कर लिखी जाती है। लकीर घसीट कर ये जो लिपि है, ये लकीर घसीट कर लिखी जाती है। अब कैसे लिखते हैं लकीर घसीट कर, वो समझ लो ढंग से। देखिए विद्वानों, सारी बात एक ही लाइन में क्लियर कर दूंगा, ध्यान से सुनना। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी? तो मुंडिया, महाजनी, बनियानवी। किसने शुरू की? टोडरमल ने। लिपि का जन्मदाता कौन है? टोडरमल। लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो लकीर घसीट कर लिखी जाती है।
कैसे लिखी जाती है? लकीर घसीट कर लिखी जाती है। अब सुन लो ढंग से और ध्यान देना शुरू कर दो। देखो साहब, लकीर घसीट कर कैसे? जैसे ये लाइन खींच दी और ये लाइन खींच दी साहब, ऊपर लकीर घसीट दी, नीचे लकीर घसीट दी। मैं आपको ये भी बता दूं कि साहब टोडरमल ने लिपि शुरू क्यों की, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि टोडरमल जो था ये अकबर का भू राजस्व अधिकारी था। अकबर का कैसा अधिकारी था? भू राजस्व अधिकारी। और जितनी भी राजस्थान की रियासतों ने, जितने भी राजाओं ने अकबर के साथ संधि कर रखी थी, ये टोडरमल उन सब से लगान वसूला करता था, भू राजस्व वसूला करता था, कर लिया करता था। अब टोडरमल के सामने समस्या है यही कि साहब टोडरमल को राजस्थान के जितने भी राजा के पास गया लेखा जोखा करने के लिए, भू राजस्व वसूलने के लिए, तो टोडरमल के पास समस्या आई कि टोडरमल जैसे मारवाड़ में जाता तो मारवाड़ी सीखनी पड़ती, सेगावाटी में जाता तो सेगावाटी में बही खाते लिखे हुए मिलते, ढूंढाड़ में जाता तो ढूंढाड़ी में लिखे हुए मिलते, मेवात में जाता तो मेवाती में लिखे हुए मिलते। तो ये कन्फ्यूज हो गया कि यार मैं कौन सी भाषा सीखूं, किस भाषा में लिखूं बही खाते, भू राजस्व का लेखा जोखा किस भाषा में करूं। तब टोडरमल ने खुद के हिसाब से एक ऐसी लिपि बनाई जो या तो खुद समझ सके या जिसके सामने वो बात लिखी जा रही है वो व्यक्ति समझ सके, सूचनाएं गुप्त रहें। व्यापारिक दृष्टिकोण के हिसाब से पहली बार इस प्रकार की लिपि टोडरमल ने शुरू की थी, इसलिए इसको बनियानवी भी कहते हैं, इसको महाजनी भी कहते हैं, क्योंकि व्यापार के लिए शुरू की गई तो महाजनी को ही कहेंगे बनियानवी। और लकीर घसीट कर लिखी जाती है, इसलिए लिपि कौन सी हो गई? मुंडिया। कैसे लिखते हैं? देखो, हर लिपि का उद्देश्य होता है शब्दों को लिखने पर बल प्रदान करना, कि शब्द वाक्य किस तरीके से लिखे जाएंगे। वो लिखने की शैली जो प्रदर्शित करेगी वो कौन करेगी? लिपि करेगी। लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर है, जैसे लाइन खींच दी ऊपर, नीचे लाइन खींच दी। अब हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए मैं आपको ये लिपि समझाना शुरू करता हूँ। जैसे ऊपर लाइन खींच दी, नीचे लाइन खींच दी और एक लाइन लिख दी मैंने, और एक लाइन यहाँ लिख दी मैंने कि राम घर जाता है। ये लाइन लिख दी, राम घर जाता है, ये लाइन लिख दी मैंने। ये ध्यान रखना कि राम कहाँ जाता है? घर जाता है। अब जैसे ही मैंने ये लाइन लिख दी कि राम घर जाता है, अब जिसको हिंदी के व्याकरण का पता होगा, जिसको हिंदी के कारक चिन्हों का पता होगा, जिसको हिंदी के शब्दकोश का पता होगा, वही व्यक्ति इस लाइन का अर्थ निकाल पाएगा। उसी को पता है कि राम एक शब्द है तो पहला टुकड़ा यहाँ हो रहा है, घर एक शब्द है दूसरा टुकड़ा यहाँ हो रहा है, जाता एक शब्द है तीसरा टुकड़ा यहाँ हो रहा है, और है एक शब्द है तो चौथा टुकड़ा लास्ट में हो रहा है। यानी कि राम नाम का कोई लड़का है जो कहाँ जाता है? घर जाता है। ये लाइन का पता कैसे चला? जब उस व्यक्ति को या तो हिंदी के शब्दकोश का पता हो या हिंदी की व्याकरण का पता हो। तो जो अब जिसको पता नहीं होगा उसको लाइन का अर्थ ही पता नहीं कि चलेगा, वो अर्थ ही नहीं निकाल पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि टुकड़ा यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा। तो दोस्तों, लकीर घसीट कर शब्द इसलिए लिखे जाते थे क्योंकि जिसके सामने लिखा जा रहा है एक तो या तो उसे पता हो, और जिसके बारे में लिखा जा रहा है, जिसके समकक्ष बैठकर लिखा जा रहा है उसको पता हो। तो सूचनाएं गुप्त रखने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण के हिसाब से टोडरमल ने खुद के लिए पहली बार जो लिपि शुरू की वही लिपि कहलाई मुंडिया, लकीर घसीट कर लिखने वाली लिपि। और इस लिपि के अंतर्गत जो लाइनें लिखी जाती थी ये केवल वही व्यक्ति समझ सकता था जो या तो लिख रहा है या जिसके सामने लिखी जा रही है, या जिसको उन शब्दों का पता होगा वही टुकड़े कर पाएगा। तो दो प्रश्न हो गए आपके सामने, पहला राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी और दूसरा राजस्थानी भाषा की लिपि है मुंडिया, महाजनी, बनियानवी। लिपि का जन्मदाता है टोडरमल, और लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? लकीर घसीट कर लिखी जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो तीसरा प्रश्न आएगा अपना, ठीक है, जो तीसरा प्रश्न होगा उसकी ओर बढ़ते हम आगे। देखिए विद्वानों, जो तीसरा प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है, क्या बात है, तो वो भी सुनिए। तीसरा जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न बड़ा सीधा सीधा प्रश्न है, ध्यान से समझना, कई बार परीक्षा में आता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति
राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई थी? ये प्रश्न आता है कि राजस्थानी भाषा पढ़ने जा रहे हो तो बताओ राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई। अच्छा, एक बात और समझ लो यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से। भाषा भाषा बार बार आ रही है। किसे कहते हैं भाषा? क्या होती है भाषा? तो सीधी सीधी बात है कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम होती है भाषा। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम होती है वो क्या होती है? भाषा। यानी कि अपने मंतव्य को दूसरे तक पहुंचाने का जो काम करती है, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने मनोभावों को दूसरे तक पहुंचाने का जो काम करती है वो कौन करती है? भाषा। और भाषा कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। अरे भाषा कितने प्रकार की होती है? 3। एक तो भाषा कैसी होती है? मौखिक। एक भाषा होती है लिखित। एक भाषा कौन सी होती है? लिखित। और एक भाषा होती है सांकेतिक। एक भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक। तो भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा कौन सी है? कि जैसे जिसमें ध्वनि का उच्चारण हो, ध्वनि का प्रयोग किया जाए। जैसे मान लो मौखिक भाषा की मैं बात करूं तो मौखिक भाषा में किसका प्रयोग होगा? ध्वनि का। जैसे मेरे मन में विचार आ रहा है कि मुझे उसको बुलाना है, तो मैं उसको कहूँगा, ओए राधेश्याम इधर आ। तो बोल के ही तो अपने विचार व्यक्त किए, ध्वनि का ही तो प्रयोग किया। तो वो जो भाषा होगी वो कौन सी होगी? मौखिक उसकी। कक्षा में पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ हाँ बताओ भाई इस प्रश्न का आंसर बताओ, तो मेरे मन में बात आ रही है और मैंने आपको बोल के भी व्यक्त कर दी, ध्वनि के माध्यम से भी व्यक्त कर दी, तो ये भाषा का कौन सा प्रकार होगा? मौखिक। तो एक तो विचार व्यक्त करने का जो भाषा का तरीका होता है वो होता है मौखिक। बोलकर ध्वनि के माध्यम से आप अपने विचार क्या कर सकते हो? व्यक्त। जैसे मान लो आप घर के अंदर बैठे हो, कुत्ता आ गया आंगन में, तो आप उसको कहोगे हुर हुर, तो ये भी ध्वनि के माध्यम से, ये हुर हुर करना जो हुआ ये भी भाषा ये है, ठीक है। तो ये हुर हुर करने की जो भाषा हो गई ये मौखिक ध्वनि के उच्चारण में आ गई, तो भाषा का कौन सा प्रकार होगा? मौखिक। एक होता है भाषा का लिखित प्रकार, और लिखित में प्रयोग होता है लिपि का, ठीक है। जहाँ लिखा जाएगा तो शब्द किस तरीके से लिखे जाते हैं? लिपि के आधार पर। जैसे मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं, मुझे कोई प्रश्न पूछना है, तो मैं आपसे बोलकर वो प्रश्न बोलकर न पूछकर लिखकर पूछ सकता हूँ। जैसे मैं तुमको पूछना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो एक तो बोल के पूछ सकता हूँ, बता रहे भाई हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो भाषा का मौखिक स्वरूप है। और एक मैं लिख के पूछ सकता हूँ कि बताओ हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो ये भाषा का कैसा प्रकार हो गया? लिखित। और एक प्रकार होता है भाषा का सांकेतिक। कौन सा प्रकार होता है? सांकेतिक। जैसे मान लो मैं कक्षा में गया और मुझे किसी बच्चे को उठाना है, तो मैं न तो बोलूँगा और न लिखूँगा, संकेतों के माध्यम से मैं उस बच्चे की तरफ इशारा कर दूंगा और ऐसे कर दूंगा, तो वो समझ जाएगा गुरुजी मेरे को खड़ा होने के लिए कह रहे हैं। तो भाषा को अभिव्यक्त करने का, अपने मंतव्य को दूसरे तक पहुंचाने का जो तीसरा तरीका होता है वो कौन सा होता है? सांकेतिक तरीका होता है। जैसे मुझे बैठाना होगा, पूरी कक्षा खड़ी हो गई मेरे को जाते ही, मुझे उनको बैठाना है तो मैं यूँ कर दूंगा, इसका मतलब बैठ जाओ। किसी को कोई पानी लेके आ रहा है, मैं मना कर दूंगा उसको, न बोल कर तो मैं उसको कर दूंगा, मतलब मतला ले जा। तो ये भाषा का कौन सा प्रकार हो गया? सांकेतिक। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? 3, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, ठीक है। और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या होती है? भाषा होती है साहब। संकेत की कोई व्याकरण नहीं होती, व्याकरण या तो मौखिक स्वरूप की होगी या लिखित स्वरूप की हो गई। होगी बात क्लियर? तो ध्यान रखना, तीसरा प्रश्न जो है आपके सामने वो यही है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि साहब राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है 11वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में हुई है? 11वीं शताब्दी में। तीसरा प्रश्न है जो आपसे पूछ सकता है कि राजस्थानी भाषा आप पढ़ रहे हो तो बताओ राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई, तो आप बता दोगे कब हुई थी? 11वीं शताब्दी में। इसके बाद अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछ लें, और एक साहित्यकार हुए राजस्थान के सबसे बड़े, जिनका नाम है डॉक्टर
एलपी टेसीटोरी, लुइस पियाजे टेसीटोरी। तो एक साहित्यकार हुए जिनका नाम था डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। कभी अगर आपने इनके बारे में पढ़ा हो तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये थे इटली के निवासी। कहाँ के निवासी थे ये? इटली के निवासी थे मूलतः। ये जो टेसीटोरी थे इन्होंने बीकानेर में रहकर राजस्थानी साहित्य पर शोध किया था। राजस्थान के बीकानेर में रहकर राजस्थानी साहित्य पर शोध किया। राजस्थानी साहित्य पर क्या किया था इन्होंने? शोध किया था, ये ध्यान रखना। और ये किसके टाइम थे बीकानेर में? तो ये भी ध्यान रखना, ये बीकानेर में रह रहे थे गंगा सिंह के समय। किसके समय थे? गंगा सिंह के समय, ये ध्यान रखना। तो गंगा सिंह के समकालीन आए थे बीकानेर में, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक डॉक्टर एलपी टेसीटोरी है, इटली के निवासी थे, बीकानेर में रहकर राजस्थानी साहित्य पर शोध किया था। और किसके समकालीन थे ये? गंगा सिंह के समकालीन। कहते हैं कि इनकी मृत्यु भी बीकानेर में हुई है। एलपी टेसीटोरी का जो संग्रहालय बना हुआ है, ध्यान रखना, इनकी जो मृत्यु हुई है वो भी कहाँ हुई थी? बीकानेर में। इनके नाम से एक संग्रहालय बना हुआ है और वो टेसीटोरी का संग्रहालय कहते हैं उसे। और ये संग्रहालय भी बना हुआ है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। बीकानेर में एक दुर्ग है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। उसी जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में इनका क्या बना हुआ है? टेसीटोरी का संग्रहालय बना हुआ है, ठीक है। और ध्यान ये भी रखना है कि इसी टेसीटोरी ने, साहित्य की बात है ये, इसी टेसीटोरी ने, ठीक है, बीकानेर का एक राजकुमार था पृथ्वीराज राठौड़, और इसी टेसीटोरी ने इस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था डिंगल का हेरोन्स। डिंगल का क्या कहा था? हेरोन्स। मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे कि राजस्थानी साहित्य कितनी भाषाओं में लिखा गया, तो 2, डिंगल और पिंगल, क्या अंतर होता है क्या नहीं होता वो सब समझाऊंगा मैं आपको। तो हेरोन्स का मतलब राजकुमार, कि डिंगल भाषा का राजकुमार किसे कहा है? तो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। किसने कहा है? तो टेसीटोरी ने कहा है। और इनका नाम देके प्रश्न पूछ ले कि बताओ टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई? तो अगर टेसीटोरी का नाम देके पूछ ले तो फिर उत्तर आपको 11वीं शताब्दी नहीं करना, फिर उत्तर करना है 12वीं शताब्दी। टेसीटोरी साहब कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है 12वीं शताब्दी में। तो ध्यान दीजिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए। देखो प्रश्न आ जाए कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो कब हुई है? तो 11वीं शताब्दी में। लेकिन दोस्तों टेसीटोरी साहब का नाम देके पूछ ले कि टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई, तो क्या करके आना है? 12वीं शताब्दी में। सीधा सीधा पूछेगा तो 11वीं शताब्दी, और टेसीटोरी साहब का नाम देके पूछेगा तो 12वीं शताब्दी। ये इटली के रहने वाले थे, बीकानेर में रहकर साहित्य पर शोध किया था। गंगा सिंह के समकालीन आए थे बीकानेर में, इनकी मृत्यु बीकानेर में हुई। इनके नाम से संग्रहालय जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में बना हुआ है। और इन्होंने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा था? डिंगल का हेरोन्स कहा था। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 11वीं सदी में। लेकिन इनका नाम देके पूछे कि टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई, तो फिर उत्तर 11वीं नहीं आएगा, फिर उत्तर कौन सा आएगा? 12वीं शताब्दी। क्लियर हो गई बात? इसके बाद विद्वानों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की ओर। और जो चौथा प्रश्न है हमारा वो प्रश्न ये है कि राजस्थानी भाषा की लिपि हो गई मुंडिया, राजस्थानी भाषा दिवस हो गया 21 फरवरी, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हो गई 11वीं सदी में, टेसीटोरी के अनुसार हो गई 12वीं सदी में। अगला प्रश्न आता है कि बताओ साहब प्राचीन राजस्थान की प्रधान भाषा कौन सी है? प्राचीन राजस्थान की प्रधान भाषा कौन सी है? तो अगर आपसे पूछ ले कि प्राचीन राजस्थान की प्रधान भाषा कौन सी थी, तो आपको बताना है कि प्राचीन राजस्थान की प्रधान भाषा थी मरु भाषा। कौन सी भाषा थी? मरु भाषा।
प्राचीन राजस्थान की जो मेन लैंग्वेज थी वो थी मरुभाषा। और प्रश्न ये आएगा कि इस मरुभाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ, मरुभाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है, प्रथम रचना कौन सी है। तो मरुभाषा में लिखा गया पहला जो ग्रंथ है, पहली जो रचना है उसका नाम है कुवलयमाला। कुवलयमाला। प्रश्न आ जाए कि मरुभाषा में लिखी गई पहली रचना कौन सी है, मरुभाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है, तो कुवलयमाला है। और ध्यान रखना, इस कुवलयमाला की जो रचना की थी, इस कुवलयमाला के जो रचनाकार हैं वो रचना करने वाले थे जैन विद्वान उद्योतन सूरी। जैन विद्वान उद्योतन सूरी। और जैन विद्वान उद्योतन सूरी ने इस कुवलयमाला की क्या की थी, रचना की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि साहब ये कुवलयमाला जो है ये जैन विद्वान उद्योतन सूरी ने तो लिखा, कुवलयमाला जो है ये मरुभाषा में तो लिखा हुआ है, लेकिन इस कुवलयमाला में कुल 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 18 भाषाओं का क्या किया गया है विद्वानों, उल्लेख। लिखा हुआ तो मरुभाषा में है, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो और 18 भाषाएं ये बताएगा। 18 भाषाओं में लिखा हुआ नहीं है, ये बताएगा कि और ये भाषाएं भी होती है। तो कुल 18 भाषाओं का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है, कुवलयमाला में। प्रश्न ये भी आ जाए कि कुवलयमाला ग्रंथ किसके काल में लिखा हो गया, तो एक प्रतिहार वंश का शासक था वत्सराज प्रतिहार। और प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज प्रतिहार के काल में, वत्सराज प्रतिहार के काल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, कुवलयमाला। क्लियर हो गई बात यहाँ तक की? तो ध्यान से समझ लेना, प्राचीन राजस्थान की प्रधान भाषा कौन सी थी, मरुभाषा। मरुभाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है, कुवलयमाला। किसने लिखा, तो जैन विद्वान उद्योतन सूरी ने। कुवलयमाला में कुल 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। और इसी कुवलयमाला की जो रचना हुई प्रतिहार वंश के किस राजा के काल में हुई, वत्सराज प्रतिहार के काल में। आ गई बात समझ में? तो ये चौथा प्रश्न हो गया साहब। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और वो प्रश्न पढ़ेंगे जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। जो 5वां प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया। प्रश्न क्या पूछा गया मैं बता देता हूँ। प्रश्न पूछा गया कि वह कौन सी मध्यकालीन रचना है, वह कौन सा मध्यकालीन साहित्यकार है जिसने अपने ग्रंथ में राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया है। यह प्रश्न पूछा गया कि वह कौन सा मध्यकालीन साहित्यकार है जिसने अपने ग्रंथ में राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया। तो कौन था, क्या था, तो मैं बता देता हूँ कि एक मध्यकालीन साहित्यकार था, मध्यकालीन साहित्यकार। और वो जो मध्यकालीन साहित्यकार था, उस मध्यकालीन साहित्यकार का नाम था अबुल फजल। क्या नाम था उसका, अबुल फजल। और ये जो मध्यकालीन साहित्यकार है जिनका नाम है अबुल फजल, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है साहब। अबुल फजल का एक ग्रंथ है और इनके ग्रंथ का नाम है अकबरनामा। क्या है ग्रंथ का नाम, अकबरनामा। इसी अकबरनामा का जो एक तीसरा भाग है, जो सबसे बड़ा भाग है इसका, उसे कहते हैं आइन अकबरी, आइन ए अकबरी। और इसी अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा, और अकबरनामा की किस भाग में, आइन अकबरी में, इसने साहब राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया है। किस भाषा का उल्लेख किया, राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया। तो इसी ने, मध्यकालीन साहित्यकार अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा और अकबरनामा के तीसरे भाग आइन अकबरी में राजस्थानी भाषा का क्या किया है, उल्लेख किया। तो ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया था कि वह कौन सा मध्यकालीन साहित्यकार है जिसने अपने ग्रंथ में राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया। तो राइट आंसर क्या था, अबुल फजल। इसके बाद अगला प्रश्न आता है,
और प्रश्न आता है 6 नंबर का, और प्रश्न ही आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और प्रश्न ही आता है विद्वानों कि बताइए राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रयास जारी हैं। शामिल करने के प्रयास जारी हैं। अब थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 8। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और हम कौन सी अनुसूची की बात कर रहे हैं? 8वीं की, आपने पढ़ा होगा। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं में 4 राज्यों को विशेष दर्जा, ठीक है, 5वीं SC ST संबंधित, 6ठी में 4 राज्यों को विशेष दर्जा, 7वीं संघवाद, और 8वीं जो है वो भाषाओं के बारे में जानकारी देती है। और आपको पता है कि जो 8वीं अनुसूची है इसमें टोटल कितनी भाषाओं को शामिल कर रखा है? 22 भाषाओं को संवैधानिक तौर पर मान्यता मिली हुई है। तो टोटल कितनी भाषाएं शामिल है इसमें? 22 भाषाओं को शामिल कर रखा है साहब। और ये जो 22 भाषाएं शामिल है इनमें न तो राजस्थानी शामिल है और न अंग्रेजी शामिल है। ध्यान रखना, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टोटल कितनी हो गई? 22। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, लेकिन 22 में न तो राजस्थानी शामिल है और न अंग्रेजी शामिल है। तो हमने ये लिखा है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रयास चल रहे हैं, शामिल करने के प्रयास जारी हैं। बात क्लियर कट हो गई यहाँ तक कि दोबारा देखो। मध्यकालीन साहित्यकार अबुल फजल ने अपने ग्रंथ में राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया, और 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं उनमें राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है, लेकिन वर्तमान में राजस्थानी भाषा को इस 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रयास जारी हैं, चल रहे हैं। इसके बाद जो प्रश्न आएगा, ठीक है, जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न आएगा साहब 7वें नंबर का प्रश्न। और वो जो 7वें नंबर का प्रश्न है वो क्या है क्या नहीं है उसे भी ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, 7वें नंबर का प्रश्न ये आता है जो मुख्य वार्तालाप का विषय है कि बताओ राजस्थानी भाषा व बोलियों का, राजस्थानी भाषा व बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? राजस्थानी भाषा और बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? ये प्रश्न आ जाए कि भाषा बोलियों का पहली बार वर्गीकरण किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए भाषा और बोलियों का पहली बार वर्गीकरण किया था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने किया था? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। ये कौन था, क्या था? तो ध्यान रखना, ये था कर्नल टोड का चेला, कर्नल टोड का शिष्य। तो कर्नल जेम्स टोड के शिष्य थे साहब ये। तो कर्नल टोड का शिष्य था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, और इसने पहली बार राजस्थानी भाषा और बोलियों का क्षेत्रवार क्या किया? वर्गीकरण किया, विभाजन किया। प्रश्न आ जाएगी किस पुस्तक में वर्गीकरण किया? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी भाषा और बोलियों का क्या किया? वर्गीकरण किया कि राजस्थान में ये भाषाएं हैं, राजस्थान में ये बोलियां हैं, कहाँ कहाँ बोली जाती है, किन विशेषताओं के साथ बोली जाती है, कौन सी उपबोलियों के साथ बोली जाती है, वो सारा वर्गीकरण किसने किया?
डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो ये 7वां प्रश्न भी याद रखना है आपको। इसके बाद 8वां प्रश्न। प्रश्न ही पढ़ रहे हैं अभी तो शुरू में, तो अभी तो भाषा बोलियां पढ़ना शुरू ही नहीं की, प्रश्न समझ रहे हैं। 8वां प्रश्न आपसे पूछ ले कि भाषा के आधार पर जनगणना हुई थी पहली बार 1961 में। ध्यान रखना, पहली बार भाषा के आधार पे जो जनगणना हुई वो कब हुई थी? सन 1961 में। और जब 1961 में भाषा के आधार पे पहली बार जनगणना हुई तो आंकड़ा निकल के आया कि 1961 की जनगणना ये कहती है कि राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती थी? 73 बोलियां। अरे कितनी बोलियां बोली जाती थी? 73 बोलियां। ध्यान रखना, 1961 में जब पहली बार भाषा के आधार पे जनगणना हुई तो एक आंकड़ा निकल के आया कि राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती है? तो 73 बोलियां। लेकिन विद्वानों, इसके बाद जो भाषा के आधार पे जनगणना हुई वो हुई सन 2001 में। और जब सन 2001 में भाषा के आधार पे जनगणना हुई तो निकल के आया कि राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती है? तो 97 बोलियां बोली जाती है। आपसे पूछ ले, अब 2001 के बाद जनगणना नहीं हुई भाषा के आधार पे। भाषा के आधार पे जनगणना 20-30 साल में एक बार होती है। वैसे 40 साल में हुई है तो आगे 40 साल में होगी, लेकिन आगे का पता नहीं है। तो पहली जनगणना 61 में और दूसरी हुई थी 2001 में। इसके अलावा कोई जनगणना नहीं हुई भाषा के आधार पे। जातीय जनगणना तो और 10 साल में एक बार होती है, लेकिन भाषा के आधार पर जनगणना कई वर्षों में एक बार होती है। तो जब 1961 में भाषा के आधार पर पहली जनगणना हुई तो प्रश्न निकल के आया कि राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती है? 73। और जब 2001 में जनगणना हुई तो निकल के आया कितनी बोलियां बोली जाती है? 97। और आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। इस प्रश्नों के दौर में आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आखिरी जो प्रश्न है हमारा वो प्रश्न है 90 नंबर का प्रश्न। और वो प्रश्न है विद्वानों बड़ा इम्पोर्टेंट। और प्रश्न ये पूछेगा कि बताओ राजस्थानी भाषा से संबंधित, राजस्थानी भाषा से संबंधित प्रथम व्याकरण ग्रंथ, प्रथम व्याकरण ग्रंथ व शब्दकोश किसने तैयार किया? किसने तैयार किया? प्रश्न आता है बड़ा मुख्य कि साहब चलो मान लिया राजस्थानी भाषा उसमें से निकली है, ये बातें हैं, लेकिन बताओ कि राजस्थानी भाषा से जुड़ा हुआ पहला ग्रामेटिकल पोर्शन, पहला व्याकरण ग्रंथ और पहली डिक्शनरी राजस्थानी भाषा की शब्दकोश किसने तैयार किया? तो अगर ये प्रश्न आ जाए तो इसका उत्तर करना है सीताराम लालस। किसने तैयार किया था? सीताराम लालस ने। ये कहाँ के निवासी? जोधपुर के। कहाँ के निवासी थे ये? जोधपुर के। और इन्होंने राजस्थानी भाषा से जुड़ा हुआ पहला व्याकरण ग्रंथ और पहला शब्दकोश तैयार किया, इसलिए इन्हें कहा जाता है राजस्थानी शब्दकोशकार। इन्हें हम क्या कहते हैं? राजस्थानी शब्दकोशकार कहते हैं साहब। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके राजस्थान का साहित्य आपके बड़े शानदार तरीके से समझ में आ सकता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जितने प्रश्न हमने लिखे हैं, जितने भी बातें अपन ने की है, उनसे जुड़ी हुई मूलभूत बातों के बारे में देखिए। अपन ने जो भी पढ़ना शुरू किया वो मैं बताना शुरू करता हूँ। पहले पेज से ढंग से समझ लेना। राजस्थानी साहित्य शुरू किया। साहित्य का मतलब लिटरेचर। साहित्य में कितनी चीज़ें पढ़ेंगे? भाषा पढ़ेंगे, बोलियां पढ़ेंगे, रचनाएं पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं? तो बताया था कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम होता है वो क्या होता है? भाषा होता है। बोलियां क्षेत्रों के हिसाब से पढ़ेंगे और रचनाएं, ग्रंथ देता है, कई बार पूछ लेता है इसके रचनाकार कौन है, क्या विशेषता है इस ग्रंथ की। तो ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे साहित्य में। फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो हुई वो किस प्रकार से हुई। तो मैंने कहा कि प्राचीन भारत में आर्य भाषा में साहित्य लिखा गया, यानी कि आर्य निवास करते थे। तो आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्य भाषा। आर्य भाषा में से निकली वैदिक संस्कृत, दो भागों में बटी प्राकृत और
संस्कृत। प्राकृत को जैन ग्रंथों में कहते हैं पाली। प्राकृत में से निकली शौरसेनी प्राकृत, ये भी दो भागों में बटी, गुर्जर अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश। गुर्जर अपभ्रंश में से निकली राजस्थानी, शौरसेनी अपभ्रंश में से निकली हिंदी। तो हम पढ़ते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मूलतः किस भाषा से हुई है? गुर्जर अपभ्रंश से। गुर्जर अपभ्रंश ऑप्शन में नहीं आया तो कौन सा करके आना है? शौरसेनी प्राकृत से। इसके बाद प्रश्न पढ़ाना शुरू किए महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाए कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? तो 21 फरवरी को, लेकिन राजस्थान दिवस 30 मार्च को, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। प्रश्न आ जाए राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? कर्नल टोड ने। लेकिन राजस्थानी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और राजस्थान द्वितीयम शब्द का उल्लेख पहली बार राजस्थान के लिए जो किया गया वो किस अभिलेख में किया गया? तो बसंतीगढ़ शिलालेख में। इसके बाद मैंने आपको बताया कि राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मुंडिया, महाजनी, बनियानवी। जन्मदाता कौन है? टोडरमल। लिपि की विशेषता लकीर घसीट कर लिखी जाती है, और ये उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया। इसके बाद राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई? तो 11वीं शताब्दी में। लेकिन इसका नाम देके पूछ ले, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई? तो 12वीं शताब्दी में। ठीक है। टेसीटोरी इटली के रहने वाले थे। बीकानेर में रहकर राजस्थानी साहित्य पर शोध किया। गंगा सिंह के टाइम इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु बीकानेर में हुई। इनके नाम से संग्रहालय जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में बना हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि साहब इसी टेसीटोरी ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा था? डिंगल का एरोन्स कहा था। इसके अलावा प्राचीन राजस्थान की प्रधान भाषा कौन सी? मरुभाषा। मरुभाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा? कुवलेमाला। जैन विद्वान उद्योतन सूरी ने लिखा। वत्सराज प्रतिहार के काल में लिखा। लेकिन कुवलेमाला मरुभाषा में तो लिखा हुआ है, लेकिन कुवलेमाला में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 18 भाषाओं का उल्लेख। इसके बाद मध्यकालीन साहित्यकार था अबुल फजल, जिसने ग्रंथ लिखा अकबरनामा। तीसरा भाग आईन अकबरी। और इस अकबरनामा में किस भाषा का उल्लेख है? राजस्थानी भाषा का। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रयास चल रहे हैं। और 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाओं को स्थान मिला हुआ है, लेकिन राजस्थानी और अंग्रेजी इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। इसके बाद राजस्थानी भाषा और बोलियों का पहली बार जो वर्गीकरण किया वो किसने किया? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कौन था? तो कर्नल टोड का शिष्य था। किस पुस्तक में वर्गीकरण किया? तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। इसके बाद सन 1961 में जो जनगणना हुई भाषा के आधार पे, उसमें बताया गया कि राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती है? 73। और जब 2001 में जनगणना हुई तो बताया गया कि राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती है? 97। इसके बाद मैंने बताया कि राजस्थानी भाषा से संबंधित पहला व्याकरण ग्रंथ और पहला शब्दकोश किसने तैयार किया? तो ये तैयार किया सीताराम लालस ने, जो कहाँ के थे? जोधपुर के। और इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थानी शब्दकोशकार कहा जाता है। तो इस क्लास में केवल इतना ही पढ़ेंगे। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया, और राजस्थानी साहित्य से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में पढ़ लिया। अगली क्लास में हम भाषा, बोलियां, रचनाओं से संबंधित वार्तालाप करेंगे। तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो और आराम से अपनी ये क्लासेस पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।